ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो कंटेनाइजेशन को मार्केट में लाने का सिर्फ एक ही मोटिव था लोगों का, रिसोर्सेज को बेटर यूटिलाइज करना। ठीक है। और कल जो एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिखाया कि कंटेनर इज नथिंग जस्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स प्रोसेस, तो आप खुद ही एज्यूम करो कि अगर प्रोसेस के तौर पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है और इंटरनली वर्चुअल आइसोलेटेड है, तो आप खुद ही एज्यूम करके चलो कि रिसोर्सेज बेटर तरीके से आप यूज कर। ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप पूरा पूरा फिजिकल मशीन पे एक ओएस डालते थे और वो ओएस एक ही एप्लीकेशन के लिए फिक्स रहता। आप उस पर दूसरी एप्लीकेशन नहीं रन कर सकते हो, क्योंकि दूसरी एप्लीकेशन आप रन करोगे तो फिर वो शेयर्ड लाइब्रेरी, शेयर्ड बाइनरी, शेयर्ड स्टोरेज सब शेयर्ड हो जाता था। हम जो कि कॉन्फ्लिक्ट जैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फिर फिजिकल मशीन के बाद वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट आया कि एक फिजिकल मशीन के अंदर वीएम्स काट रहे हैं हम लोग। बट जो वीएम का कंसेप्ट था उसके साथ भी एक प्रॉब्लम थी कि वीएम आप जब काटते थे तो उसको हार्ड कोड कर देते थे, मेमोरी वगैरह। देखा होगा आपने कि हम लोग जब वीएम को किसी फिजिकल मशीन में क्या करते थे, हाइपरवाइजर डाल देते थे। अब ये फिजिकल मशीन मान लो 16 GB की है, तो हमने अगर एक वीएम काटा और हमने इसको 4 GB रैम असाइन कर दिया, 100 GB हार्ड ड्राइव असाइन कर दी, 2 कोर सीपीयू असाइन कर दिया, तो फिक्स हो गया इसके लिए। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना, फिर उसके बाद अपनी एप्लीकेशन डालना। अब वो आपकी एप्लीकेशन पूरे रैम यूटिलाइज नहीं कर रही, तब भी वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज थे। बट इन द पार्ट ऑफ कंटेनराइजेशन कंसेप्ट पे बात करें तो यहाँ पर कंटेनर क्या है, मैंने बताया कि जस्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स प्रोसेस। तो एक प्रोसेस, एक एप्लीकेशन मतलब एक प्रोसेस, और उस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी सब पार्ट्स होंगे वो सारे आइसोलेटेड है। तो उसको फील होता है कि वो एक डेडिकेट वीएम की तरह है। ठीक है। तो इसीलिए मार्केट में कंटेनराइजेशन बूम पे आया। हर एक कंपनी अपने प्रोडक्शन पे कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया। और जब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना स्टार्ट किया तो कंटेनर को मैनेज करने के लिए वर्क स्टेशन मैनेजमेंट टूल बोले तो कंटेनर मैनेजमेंट टूल की रिक्वायरमेंट पड़ी। तो फिर मार्केट में डॉकर कम्युनिटीज वालों ने स्वॉर्म लॉन्च करके दिया। फिर उसके बाद उसी ईयर क्यूबरनेटिस मार्केट पे आया। और क्यूबरनेटिस बेटर है सारे कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट टूल से अगर हम कंपेयर करें तो इस तरीके से मार्केट में क्या होने लगा, कंटेनराइजेशन चलने लगा और कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट टूल कुबरनेटिस चलने लगा। ठीक है। तो आज के टाइम पे हम किसी भी कंपनी के अंदर अगर मूव करते हैं तो हर कंपनी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के में आपको कंटेनराइजेशन मैनेजमेंट टूल देखने को मिलेगा। ठीक है। हर एक कंपनी, क्यों हर एक कंपनी इसके साइड मूव कर रही है? क्योंकि कॉस्ट। ठीक है। एक मोटा मोटी और डिफरेंस बता देता हूँ। मान लो कहने वाले लोग कह सकते हैं कि सर क्लाउड भी तो है। अच्छा है, क्लाउड है, लेकिन क्लाउड के ऊपर ये चीज इंप्लीमेंट होती है। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो आपकी कंपनी क्लाउड के बेस पे काम कर रही है। क्लाउड पे अगर आप 500 वीएम्स पे काम कर रहे हो, अगर वहीं पे आपकी कंपनी कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर लेती है तो 500 वीएम की जगह 100 वीएम्स में आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो 100 वीएम्स में अगर प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है, जहां आप 500 वीएम्स पे कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये 400 वीएम्स का कॉस्ट आपकी कंपनी का बचा। अब सिर्फ 400 वीएम का कॉस्ट नहीं बचा, आप ये भी देखो कि 400 वीएम्स के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट भी पड़ेगी। 400 वीएम्स के लिए मैनेज करने के लिए मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी होगी। 400 वीएम्स के लिए नेटवर्किंग रिसोर्सेज भी चाहिए। 400 वीएम्स के लिए लोड बैलेंसर भी चाहिए। तो एक ओवरऑल देखा जाए तो हर एक कॉस्ट बच गया। ठीक है। क्यों बच गया? क्योंकि आपने कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करा। तो ऐसा नहीं कि क्लाउड का यूज नहीं है, क्लाउड का यूज है, लेकिन क्लाउड का यूज कितना है? 20% क्लाउड का यूज हो गया, 80% कंटेनाइजेशन टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो। जहां पर आप पूरा क्लाउड पे डिपेंडेंट थे, आप पूरा क्लाउड पे डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग सिर्फ इंफ्रा इंफ्रा हमारा क्लाउड पे, और इंफ्रा इंफ्रा हमारा क्लाउड पे, जस्ट एक मिनट रुको ना। इंफ्रा इंफ्रा हमारा क्या है? क्लाउड के ऊपर है। और उसके
अंदर हमने कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट किया। हम अपनी एप्लीकेशंस को कंटेनर पे चला रहे हैं एंड कंटेनर्स को मैनेज करने के लिए हमने क्यूबरनेटिस का इंप्लीमेंट किया। यहां तक सबको समझ आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? हेलो? तो मोटा मोटी हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ अब ये डिस्कस करते हैं कि ठीक है सर, आपने तो बता दिया, अब कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे? अगर कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना है, जस्ट एक मिनट रुकना। ठीक है, देखो, आप सिंपल सा क्या करते हो, एक मशीन लो, ठीक है? ये मशीन, अभी मैं एक सिंगल मशीन को लेके बात कर रहा हूँ, आगे मैं मल्टीपल मशीन को यूज करूंगा आपके सामने। सिंपल सा आपने एक मशीन लिया और इस मशीन के ऊपर आपने क्या लोड किया? ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया, ठीक है? क्या लोड किया इसके ऊपर आपने? हाँ, स्क्रीन शेयर है। बाकियों को दिख रही है स्क्रीन? हाँ, तो अ, आप थोड़ा अपने लेवल पे चेक करो, अदर को दिख रही है, मतलब मेरे साइड से ठीक है। हम्म। अभी दिख रहा है धरन? ठीक है। सिंपल सा आप एक मशीन लो, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डालो, और ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद अगर आपके पास लिनक्स की हाई लेवल की स्किल्स है तो आप उसके कर्नल के मॉड्यूल पे जाओ और वहां से नेम स्पेस सी ग्रुप का कंसेप्ट एक्टिव करो, और फिर अपना एप्लीकेशन का प्रोसेस रन करो, तो आप देखोगे हर चीज आपकी नेम स्पेस पे जाके क्रिएट हो रही है, लाइक कंटेनर आपका चल रहा है। लेकिन उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें लॉन्च करनी पड़ेंगी, जैसे कि कमांड्स, जैसे कि इमेज बिल्डिंग के टूल्स, कुछ सिक्योरिटी के टूल्स, ये सब आपको करने पड़ेंगे। तो इन सब चीजों को ना करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंटेनर रन टाइम इंजन डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देते हैं, जो थर्ड पार्टी कंपनी डेवलप करके रखी है मार्केट में हम जैसे यूजर्स के लिए। जैसे डॉकर, आपने डॉकर लाया, डॉकर का पैकेज आपने चुपचाप इंस्टॉल कर दिया। अब आपको कोई हेडक नहीं है कि कर्नल के अंदर घुस के नेम स्पेस सी ग्रुप को एक्टिव करना है, कमांड लाइन एक्टिव करनी है, ग्राफिकल एक्टिव, ऐसा कुछ नहीं है। वो डॉकर का पैकेज डाला, सब कुछ आ गया। सीधा हम गए और कंटेनर्स को डेवलप कर लिया, कंटेनर्स क्रिएट किया, हम अपने लिए कमांड कर रन करते हैं कंटेनर्स, वो अपना बना और हमारा एप्लीकेशन आइसोलेट होकर रन होने लगा। ऐसे ही मार्केट में अदर भी हैं, जैसे कंटेनर डी है, ओपन सोर्स है, राइट? ये भी सीएनसी आपका आपका प्रोडक्ट है। कुबरनेटिस किसका प्रोडक्ट है? सीएनसीएफ का। तो सीएनसीएफ वालों ने कंटेनर रन टाइम अपना खुद का डेवलप कर दिया ओपन सोर्स, जिसका नाम है कंटेनर डी। तो आज के टाइम पर हर एक कंपनी कंटेनर डी को यूज करती है, क्योंकि वो कुबरनेटिस को जिसने डेवलप किया उसी ने कंटेनर डी को भी डेवलप किया और ओपन सोर्स है। ऐसे आप अदर इंजन देखने को मिलेगा, जैसे पॉडमैन हो गया, ठीक है, रॉकेट हो गया, बहुत सारे अदर अदर। आपने यहाँ पे लोड किया और आपने जस्ट बनाया कंटेनर और आपने उसके अंदर अपनी एप्लीकेशन डाली और आपने उसको रन कर दिया, ठीक है? कंटेनर मैनेजमेंट करने के लिए कि यार को वो कंटेनर डाई हो जाए तो कंटेनर ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाए, कंटेनर पे स्टोरेज, कंटेनर का आर्किटेक्चर सेट करने के लिए आपने क्यूबरनेटिस का भी इंप्लीमेंट कर दिया। लेकिन आपने यहाँ पर जो भी किया वो एक सिंगल मशीन के ऊपर किया। सिंगल मशीन के ऊपर जब हम ये सारी चीजें करते हैं तो ठीक है, कंटेनर लेवल पे हाई अवेलेबिलिटी तो आपको मिल गई कि एक कंटेनर डाई होगा तो दूसरा कंटेनर आपका ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए अवेलेबल है। लेकिन अगर नोड लेवल पे कोई प्रॉब्लम होती है तो आपके पास कोई बैकअप नहीं है। अगर नोड लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम आती है
कोई भी डिजास्टर आता है तो आप समझ लो आपका पूरा ट्रैफिक डाउन। इसीलिए कुबरनेटिस अपने डॉक्यूमेंटेशन में हमें एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि जब भी आप ये कंटेनराइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ कुबरनेटिस, तो आप सिंगल नोड का इस्तेमाल ना करें प्रोडक्शन पे। आप क्या करें, मल्टी नोड का इस्तेमाल करें। ठीक है, क्या, मल्टी नोड। तब के केस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल नोड का यूज करते हैं। ठीक है। और जब एक ही एप्लीकेशन को, एक ही सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जब मल्टीपल मशीन की रिक्वायरमेंट होती है, या मल्टीपल मशीन का इस्तेमाल आप लोग करते हैं, तो उसको हम लोग टेक्निकल वर्ड में क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर। तो मान लो मैंने यहां पर क्या किया, वन मशीन लिया, यहां पर मैंने टू मशीन लिया, और यहां पर मैंने थ्री मशीन लिया, और यहां पर मैंने फोर मशीन लिया। टोटल मैंने नंबर ऑफ फोर मशीन में ली। अब ये जो फोर मशीन है, ये कहीं पे भी हो सकती हैं। किसी को ये नहीं सोचना है कि फोर मशीन कहीं कहां पर होंगी, कहीं पे भी हो सकती हैं। ठीक है। ये फोर मशीन ऐसी भी हो सकती है कि आपने मार्केट से परचेज करके लाए हो। ये फोर मशीन ऐसी भी हो सकती हैं कि आपकी कंपनी में वीएमवेयर की टीम थी जिसने आपको ये फोर मशीन काट के दिया है वर्चुअल। ठीक है। ये फोर मशीन ऐसी भी हो सकती हैं कि आपने क्लाउड में जाकर चार EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया। ऐसी भी हो सकती हैं। बेसिकली आपको यहाँ पर जो मेजर पॉइंट है समझने के लिए वो ये है कि ठीक है, अब आपको यहाँ पर टास्क किस टाइप का मिल रहा है। ये बहुत अच्छी लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। आपको टास्क जो मिला है क्यूबनेटिस में, वो कौन से स्टेज से मिला है। क्या आपको इनिशियल स्टेज से मिल रहा है टास्क। इनिशियल स्टेज का मतलब कि आप जिस कंपनी में गए हो, उस कंपनी में अभी क्यूबनेटिस चल ही नहीं रहा। आपके जाने के बाद आप पे डिपेंड होके कंपनी ने प्रोजेक्ट उठाया क्यूबनेटिस का। इसका मतलब है कि इनिशियल स्टेज से आपको ही सब कुछ करना है। ठीक है। एक तो ये, एक आपको टास्क ऐसा कंपनी में मिल सकता है कि आप कंपनी में गए हो। ठीक है। वहां पे आपका जो फिजिकल मशीन है, ये सब कुछ रेडी होके रखा हुआ है, इसके बाद आपको करना है। एक ऐसा टास्क हो सकता है कि पूरा क्लस्टर रेडी है, आपको सिर्फ जाकर ऑपरेशन वाला काम करना है। तो तीन मैंने आपको बताया टास्क। टास्क नंबर वन में क्या है कि आप कंपनी में गए और आपके ऊपर डिपेंड होके कंपनी ने कुबरनेटिस का प्रोजेक्ट उठाया। इसका मतलब जीरो से लेकर एंड तक आपको पूरा सेटअप करना है, आर्किटेक्चर सेटअप करना है। देन आफ्टर आर्किटेक्चर सेटअप होने के बाद ऑपरेशन वर्क भी आपको ही हैंडल करना है। तो वहां पर फिर आप होगे डिसाइड करने वाले कि चार मशीन कहाँ हम लोग रखेंगे। ठीक है। आप ऑन प्रोमाइसेस में भी रख सकते हो, आप क्लाउड पे भी चार VM क्रिएट कर सकते हो। मान लो अगर आपने ऑन प्रोमाइसेस पे ये चार मशीन रखी, तो ऐसा नहीं कि चार मशीन में ही आपका प्रोजेक्ट हमेशा चलेगा। ये मशीनें बढ़ेंगी भी वर्कलोड के अकॉर्डिंग। चार है, 2 महीने के बाद दो और आप लगा रहे हो, और आप लगा रहे हो, साल भर में 20 मशीनें हो गई। 20 मशीनें, क्लाइंट के लोड बढ़ रहे हैं, आपको मशीनें बढ़ानी पड़ रही हैं। आप मशीनें बढ़ा रहे हो, क्लाइंट से आप बिलिंग बढ़ा रहे हो। सिंपल सी बात है। 2 साल में 50 VM हो गए, 50 मशीन हो गई। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप मार्केट से मशीन परचेज करा के लाओ। उसके बाद आपको ना पहले फिजिकल मशीन की नेटवर्किंग आपको करनी होगी। अगर आपके पास उस लेवल का स्किल्स है कि आप फिजिकल नेटवर्किंग खुद से कर सकते हो। स्किल्स कैसे होगी, आपने पास्ट में कभी नेटवर्किंग पढ़ा होगा,
इनमें से बहुत से स्टूडेंट होंगे जो सीसीएनए वगैरह पढ़ के आए होंगे, तो उन्हें पता होगा कैसे सेटअप करना है। अगर मान लो आपके पास नहीं है नेटवर्किंग की स्किल्स, कि फिजिकल नेटवर्किंग कैसे करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी बंदे को हायर कर लो। कि यार अपनी कंपनी को बोलो कि एक नेटवर्क का बंदा आप हायर करके दो, जो मेरे साथ, मैं उसके साथ मिलकर ये सेटअप करूंगा। तो वो आपको हेल्प करेगा। क्या करेगा? वो आपकी हेल्प करवाएगा। नहीं तो लोग ऐसा भी करते हैं कि ठीक है यार, 15 से 20 दिन में मैं ही ये स्किल्स अपने अंदर गेन कर लेता हूँ और इम्प्लीमेंट करा देता हूँ। या फिर कंपनी ऐसे भी करती है, ठीक है यार, थर्ड पार्टी वेंडर ढूंढ लेते हैं 1 महीने के लिए। 1 महीना हम किसी को हायर कर लेंगे, या किसी वेंडर को बुला के करवा लेंगे फिजिकल नेटवर्किंग। तो फिजिकल नेटवर्किंग में होता क्या है? फिजिकल नेटवर्किंग में ये होता है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो फिजिकल मशीन है, इनमें आईपी कौन सी असाइन करनी है। ठीक है, इनमें क्या आईपी कौन सी असाइन करनी है। तो वही है कि आप प्राइवेट आईपी के पूल, सीआईडीआर पूल डिसाइड करेंगे। फिर यहाँ पर अपना स्विचेस लगाएंगे। L3 का स्विच लगा लो, L2 का, जो भी आपको लगाना है। मान लो L3 का स्विच लगा ली तो राउटिंग एंड स्विचिंग दोनों मिल गया। फिर ये सारी मशीनें स्विच से कनेक्टेड, आप कनेक्ट कराओगे। ठीक है, कनेक्ट कराने के बाद फिर आपने कोई डिसाइड किया होगा फायरवॉल, तो यहाँ पे आप फायरवॉल रखोगे। फिर आप आईएसपी से बात करोगे तो आईएसपी का यहाँ पे राउटर होगा। और ये आईएसपी का राउटर क्या होगा? इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। किससे कनेक्टेड होगा फ्रेंड्स? इंटरनेट से कनेक्टेड होगा। इंटरनेट से। ये आपका इंटरनल फायरवॉल हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। ये आपका L3 स्विच हो गया, जिसमें राउटिंग एंड स्विचिंग के दोनों फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। हार्डवेयर 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 आपका जो इनिशियल स्टेज पे डिसाइड होता है, वो 2 GB रैम आपका होना चाहिए। एंड 2 कोर आपका सीपीयू होना चाहिए। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लिनक्स होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, स्टोरेज जो है आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड के बाद मिनिमम 10 GB का स्पेस होना चाहिए, आफ्टर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद। ठीक है। 10 GB मिनिमम होना चाहिए। अब मैक्सिमम तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक, आपकी एप्लीकेशन के ऊपर। तो मिनिमम बता रहा हूँ सर, मिनिमम मिनिमम। हम्म। सब करेगा सर, सब। हम्म जी सर, बिल्कुल। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपने जो सीआईडीआर पूल डिसाइड किया होगा, वो आप यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िगर करोगे। मान लो मेरी कंपनी ने डिसाइड किया है क्या, कि हम लोग 10.125.170.0./24। ठीक है, ये नेटवर्क मैंने डिसाइड किया। तो एक नोड को मैंने आईपी दे दी 10.125.170.100। इसको मैंने आईपी दे दी 10.125.170.101। ठीक है, इसको मैंने आईपी दे दी 10.125.170.102। इसको मैंने आईपी दे दी 10.125.170.103। ये मैंने आईपी दे दी। ठीक है। फिर उसके बाद आपस में मैंने इनको पिंग वूंग करके देख लिया, सब ये प्रॉपर पिंग होने लगे। फिर उसके बाद आपस में कोई फायरवॉल रूल्स वगैरह डालने हों, तो आप ये रूल्स यहाँ पे डाल रहे हो कि ठीक है, कि बाहर से किस टाइप की ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस टाइप की ट्रैफिक को अलाउ नहीं करना है, कौन से पोर्ट्स ओपन करने हैं, कौन से पोर्ट्स ओपन नहीं करने हैं। ये सारी चीजें आपने सेट कर दिया। अब ये सारी चीजें सेट करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप्स आपका आता है क्या,
ये जो नेटवर्किंग आपने यहाँ पर डिफाइन किया है, ये फिजिकल नेटवर्किंग है। क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैकएंड का। अभी क्यूबरनेटिक्स की तो बात ही नहीं आई यहाँ पर। अब मान लो आपने ये डिसाइड किया क्लाउड में। क्या? क्लाउड में। तो क्लाउड में कैसे करोगे? अगर आप क्लाउड पे यूज कर रहे हो वीएम लेके, तो वहां पे आपने देखा होगा वीपीसी चलता है। क्या चलता है? तो वहां पे आपने वीपीसी बनाया, आपने हर वीपीसी के सबनेट्स बनाए, रूट डिफाइन किए, वहां पर वो चीज आप करोगे जाके। ठीक है? अगर एजोर में आप वीएम बना रहे हो तो वहां पे अपनी वीनेट होती है। ठीक है? क्लाउड, गूगल क्लाउड में तो वहां पे अपना होता है। ऑन प्रोमाइसेस में तो ये तरीका है, बट ये करना तो पड़ेगा ही। ठीक है? अब देखो, क्यूबरनेटिस भी ना दो टाइप से मैनेज किया जाता है। एक हम लोग कहते हैं अनमैनेज क्यूबरनेटिस, एक हम लोग कहते हैं मैनेज क्यूबरनेटिस। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर कहीं पे बात आती है अनमैनेज क्यूबरनेटिस, अनमैनेज क्यूबरनेटिस का मतलब होता है ये जो मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर कोई कुबरनेटिस वाले आपको कोई थर्ड पार्टी वेंडर आपके लिए कुछ मैनेज करके नहीं रखा, सब कुछ आपको मैनेज करना है। ये अनमैनेज क्यूबरनेटिस में आता है। एक आता है मैनेज क्यूबरनेटिस। मैनेज क्यूबरनेटिस मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। वो कौन है? वो एडब्ल्यूएस आपको प्रोवाइड करता है ईकेएस। एजोर आपको प्रोवाइड करता है एकेएस, सुना होगा आपने इन तीनों का नाम। गूगल आपको प्रोवाइड करता है जीके, जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहता है, जहां पर आपको मैनेज नहीं करना क्लस्टर, वो मैनेज कर रहे हैं। उसको हम लोग मैनेज क्यूबरनेटिस कहते हैं। लेकिन जहां अनमैनेज की बात आती है, वहां आपको सब कुछ करना होता है। ठीक है? एक लर्निंग पॉइंट। यस, बोले। क्या बोला आपने? फिर से बोलो। हाँ, अनमैनेज में आप सब कुछ आपको खुद से करना है। हाँ, मैनेज में सब कुछ बिल्ड है। हाँ। ठीक है? तो अभी हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं अनमैनेज की, मतलब हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब ये जो नेटवर्किंग आपने किया, ये फिजिकल नेटवर्किंग। क्या है? फिजिकल नेटवर्किंग हम लोग इसको बोलते हैं। ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं स्पेस लेना है मुझे। चलो, अब बात आती है कि अब हम लोग यहाँ पर क्यूबरनेटिस लोड करने चाहेंगे। क्यूबरनेटिस एक प्रकार से सॉफ्टवेयर है। ठीक है? आप क्यूबरनेटिस यहाँ पर लोड करोगे। तो क्यूबरनेटिस लोड करने से पहले आपको एक चीज डिसाइड करना होता है कि आपके पास 4 नोड है। आज 4 हैं, कल 8 होंगे, परसों 12 होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे। इतने सारे नोड है, इतनी सारी मशीन में कैप्टन कौन होगा, लीडर कौन होगा जो डिसाइड करेगा? उसको हम लोग मास्टर नोड बोलते हैं टेक्निकली। ठीक है? तो आपको यहां पर पहले डिसाइड करना पड़ेगा इनमें से आप मास्टर नोड किसको बनाना चाहते हैं, आप कैप्टनशिप किसको देना चाहते हैं। ठीक है? जिसको भी आप मास्टर नोड बनाना चाहते हो, उसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होती है। उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेज मिलते हैं, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा लेवल के राइट्स होते हैं। ठीक है? अब वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमने डिसाइड किया इसको हम लोग मास्टर नोड बनाएंगे। ठीक है? तो जिसको आप मास्टर नोड आप बनाने जा रहे हो, ठीक है, उसके अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स रन होते हैं, जैसे एपीआई सर्वर, जैसे ईटीसीडी डेटाबेस, जैसे शेड्यूलर, जैसे कंट्रोलर। सुना होगा आपने इन सब चीजों का नाम। ये कुछ कंपोनेंट्स जिस नोड में चलते हैं, उस नोड को हम लोग मास्टर नोड, और बाकी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक प्रकार से वर्कर नोड की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है? तो क्यूबरनेटिस को कॉन्फ़िगर करने के लिए दो मेथड होते हैं दोस्तों। मेथड नंबर 1, क्या? हार्डवेयर मोड। मेथड नंबर 2, कंट्रोल, आपका कंट्रोल प्लेन मोड, जिसको आप एक टूल के थ्रू कॉन्फ़िगर करते हो। ठीक है? हार्डवेयर मोड, हार्डवेयर, हार्डवेयर, हार्डवेयर मोड। ठीक है? दूसरा आपका कंट्रोल प्लेन मोड। कंट्रोल प्लेन। अब देखो, हार्डवेयर मोड में क्या है और कंट्रोल प्लेन मोड में क्या है।
सिंपल मोटा मोटिव समझो। हार्डवेयर मोड में सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस आप मैनुअल करोगे, मैनुअल, एक एक चीज मैनुअल। जैसे आपने लाइफ में पहले कभी किसी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर किया होगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से। आपने आपने लाइफ में पहले कभी किसी एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर किया होगा। तो एक एक चीज हम लोग कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आज के टाइम पर। देखो, आपको एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर करने की एक स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट रन कर दो, सब बैकएंड में हो जाता है। ऐसा होता नहीं होता? होता ना, ऐसा बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना? कि भाई आप किसी एप्लीकेशन को मैनुअल भी कॉन्फ़िगर करते हो कि यार उसके पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो, फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स पे जा रहे हो, उसको मॉडिफाइड कर रहे हो, फिर आप पोर्ट इनेबल कर रहे हो, फायरवॉल में ऐड कर रहे हो, आईपी टेबल में रूट ऐड कर रहे हो, फिर आप उसके यूजर सेट कर रहे हो, सारी चीजें आप मैनुअल कर रहे हो, एक एक चीज। वहीं पर आज के टाइम पर ऐसे टूल आ गए हैं कि कहते हैं कि टूल को रन कर दो, बैकएंड में सब कुछ कॉन्फ़िगर हो जाए। यही हो रहा है आज के टाइम पे। तो हार्डवेयर मोड कुछ ऐसे ही होता है, पता है? हर चीज मैनुअल कर रहे हो, एक एक चीज उठा के मैनुअल। कंट्रोल प्लेन मोड में क्या होता है? कुछ नहीं, इनका एक टूल होता है, टूल का नाम है, इन्होंने बनाया है टूल, क्यूब एटीएम। क्या? क्यूब एटीएम इनिट। आप इसे रन कर दो, क्यूब एटीएम इनिट। ये क्या करेगा? पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन पूरी कर देता है, पूरी की पूरी। क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में करता है? ये आपके लिए एपीआई सर्वर तैयार कर देगा। बताता हूं अभी एपीआई सर्वर क्या होता है। ये आपके लिए ईटीसीटी डेटाबेस तैयार कर देगा। ये आपके लिए शेड्यूलर नाम का कंपोनेंट तैयार कर देगा। ठीक है, ये आपके लिए कंट्रोलर मैनेजर नाम का कंपोनेंट तैयार कर देगा। तो ये कुछ मेजर कंपोनेंट्स हैं जो मास्टर नोड, जिस नोड में चलते हैं उस नोड को मास्टर नोड होने का राइट्स प्रोवाइड कर, एक प्रकार से। हाँ, एक इनिट एक कमांड है। ठीक है, अब सबसे मेजर चीज समझो यहां पर कि ये जो चीजें हैं, एपीआई सर्वर, ईटीसीटी डेटाबेस, शेड्यूलर एंड कंट्रोलर, इन कंपोनेंट्स का रोल क्या है? ठीक है, इन कंपोनेंट्स का रोल मैं आपको बता देता हूं। इनको रन करने से पहले ना आपको करना क्या क्या पड़ेगा पता है? सबसे पहले आपको अपनी मशीन में क्यूब एडीएम का सॉफ्टवेयर आपको डालना पड़ेगा। क्या? क्यूब एडीएम। अब क्यूब एडीएम का सॉफ्टवेयर होगा तभी तो क्यूब एडीएम चलेगी ना। तो पहले मुझे क्यूब एडीएम लोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? क्यूब एडीएम। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी, कंफर्म करो मेरे को। सभी को क्लियर है? क्या लोड करना पड़ेगा? क्यूब एडीएम, राइट। अब उसके बाद मुझे यहां पर क्यूब एडीएम होने के बाद मुझे एक सॉफ्टवेयर और डालना पड़ेगा। क्या? क्यूबलेट। चलो, क्यूबलेट डालना पड़ेगा। क्यूबलेट डालने के बाद मुझे यहां पर एक सॉफ्टवेयर और डालना पड़ेगा, क्यूब सीटीएल। उसके बाद मुझे यहां पर कंटेनर रन टाइम इंजन डालना पड़ेगा। तो ये चीजें मुझे पहले लोड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ये चीजें मुझे पहले लोड करनी पड़ेगी। नोट डाउन कर लो, क्यूबेट, क्यूबलेट, क्यूबसीटीएल एंड कंटेनर रन टाइम, और ये सारे नोड में मुझे पहले डालनी पड़ेगी। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद अगला स्टेप मेरा जो होगा वो यही होगा दोस्तों। ठीक है, हाँ बोलो, बोलो बोलो बोलो। क्या? हाँ, कोर ओएस पढ़ा हुआ, कोर ओएस पढ़ा हुआ, हाँ। किसी को डाउट है यहाँ पर? ये चार चीजें मुझे पहले लोड करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कंफर्म करो सारे को। चार चीजें मुझे हर मशीन में लोड करनी पड़ेगी। ठीक है। हम्म। ये सारी चीजें आप देखो,
क्यूब एडीएम तो आपको साथ सब में डालना पड़ेगा, क्यूबलेट भी आपको सब में डालना पड़ेगा, कंटेनर रन टाइम इंजन भी आपको सब में डालना पड़ेगा। क्यूब सीटीएल डिपेंड करता है कि आप ऑपरेशन वर्क कहां से बैठ के करोगे, ठीक है। अगर आप मास्टर नोड वर्कर नोड में कभी ऑपरेशन वर्क करना ही नहीं है तो मत डालो वहां पर, क्योंकि क्यूब सीटीएल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे जिसको लोड होने के बाद आपको कमांड चलाने के फीचर्स मिल जाते हैं, वो क्यूब सीटीएल। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पे? हाँ। तो अगर मैं फ्यूचर में मास्टर नोड में भी बैठ के कभी काम नहीं करना चाहता तो मुझे मास्टर नोड में भी क्यूब सीटेड रखने की जरूरत नहीं है। फिर मैं अपने, अगर मैं कंपनी ने मुझे लैपटॉप दिया है और अपने लैपटॉप से बैठ के मैं कमांड रन करता हूँ तो मैं अपने लैपटॉप में क्यूब सीटेड लोड करूँ। मास्टर नोड में भी मुझे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्यूब एडीएम आप क्यों लोड कर रहे हो? क्यूब एडीएम आप इसलिए लोड कर रहे हो क्योंकि क्लस्टर मैनेज करने के लिए, है ना। क्लस्टर इनिशियलाइज कैसे होगी? क्यूब एडीएम कमांड से। ये वर्कर नोड ज्वाइन कैसे होंगे? क्यूबीडीएम कमांड से। तो बेसिकली क्लस्टर से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होगा वो कौन कर रहा है? क्यूबीडीएम टूल कर रहा है। कौन कर रहा है? जी बोले। क्लस्टर की कनेक्टिविटी, ईच एंड एवरीथिंग। यस बोलिए। आ रही है, आ रही सर, बोलो। बाकी बता रहा हूं मैं। क्यूबलेट, क्यूबलेट एजेंट है सर, एजेंट। क्या है? एजेंट है, ठीक है। तो कल को मास्टर नोड अगर वर्कर नोड को कोई काम देगा तो कैसे काम देगा? एजेंट के थ्रू। क्या? एजेंट है। तो यहां पर क्यूबलेट लोड होगा तो क्यूबलेट से मास्टर नोड का क्यूबलेट इसको कैसे ऑर्डर देगा? कनेक्टिविटी कैसे बनेगी दोनों के बीच में? एजेंट। एजेंट तो जानते हो ना? हाँ। तो क्यूबलेट एक प्रकार से एजेंट है। क्या है? एजेंट है। अभी थोड़ा सा और रुक जाओ, इसका पिक्चर और क्लियर कर देता हूं। अभी तक समझो एक प्रकार से एजेंट है, ठीक है। क्यूब सीटीएल मैंने आपको बता दिया, एक वो कमांड लाइन यूटिलिटी टूल प्रोवाइड करता है आपको। कंटेनर रन टाइम इंजन ये क्या है? आप देखो, एंड ऑफ, अगर हम लोग बात करें तो हमारी एप्लीकेशन कहाँ चलने वाली है? हमारी एप्लीकेशन चलेगी कंटेनर। कहाँ चलेगी? कंटेनर। मतलब हम कोई भी एप्लीकेशन रन करेंगे वो प्रोसेस बनेगा, उसके नीचे क्या बनेंगे? नेम स्पेसेस। क्या बनते हैं? नेम स्पेस, ठीक है। तो हर एक एक्टिविटीज आइसोलेट होती है जिसको हम लोग नेम स्पेस बोलते हैं, उसी को हम लोग कंटेनर्स कॉल कर रहे हैं। तो एंड ऑफ समझने के लिए, प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हम कंटेनर वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एंड ऑफ हमारी एप्लीकेशन कहाँ चल रही है? कंटेनर्स पे। तो ये कंटेनर्स कैसे बने? ये नेम स्पेस कैसे क्रिएट हो? ये फीचर्स आपको कैसे मिलेगा? या तो आप एक काम करो, लिनक्स कर्नल के अंदर वो सारी चीजें कर लो जो मैंने आपको बताया था, नहीं तो फिर कोई थर्ड पार्टी का यूज कर लो, जैसे डॉकर। तो डॉकर यूज कर लो। क्या? कंटेनर डी, तो कंटेनर डी आपको लोड करनी पड़ेगी। पॉडमैन, तो पॉडमैन आपको लोड करना पड़ेगा। क्रायो, तो क्रायो लोड करना पड़ेगा। मतलब कोई ना कोई एक कंटेनर रन टाइम इंजन होना चाहिए जिससे आपके नेम स्पेसेस बने। समझ आ रही है? तो आप यहां पर क्या लोड करना है? कंटेनर रन टाइम इंजन। या तो आप डॉकर लोड कर लो या तो आप कंटेनर डी लोड करो। आज के टाइम पर 99% कंपनियां कंटेनर डी यूज कर रही हैं। इसका मतलब आपको कंटेनर डी लोड कर लो। तो एक कंटेनर रन टाइम इंजन इधर भी होना चाहिए, सारे नोड में होना चाहिए। सारे नोड में क्यों होना चाहिए? कल को आपकी कोई डिप्लॉयमेंट हो रही है एप्लीकेशन की, मान लो इस नोड में जा रही है, अभी इस नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन नहीं है तो कैसे बनेगा? फिर तो नहीं हो पाएगा। इसका मतलब हर नोड में कंटेनर रन टाइम इंजन होना जरूरी है। इतनी लाइनें समझ आई या नहीं? समझ आ गई? ये सब चीज मास्टरनोड पे इसीलिए चाहिए क्योंकि मास्टरनोड पे जो एपीआई सर्वर है वो कहाँ लोड होगा? वो भी तो कंटेनर पे जा रहा है ना। तो कंटेनर रन टाइम इंजन नहीं होगा तो वो कहाँ बनेगा? इसलिए चाहिए। डेटाबेस कहाँ बन रहा है? वो भी कंटेनर पे बन रहा है। तो कंटेनर रन टाइम इंजन चाहिए। हार्डवेयर मोड पे रिक्वायरमेंट नहीं होती है क्योंकि हार्डवेयर मोड में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डायरेक्ट चला रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ होने के बाद आपने कमांड मारा क्यूब एडिया मिनट। जैसे ही आपने कमांड मारा कि दोस्तों क्यूब एडिया मिनट,
तो अब क्या हुआ, अब होगा क्या देखो, फटाक से एक कंटेनर बनेगा जिसके अंदर एपीआई सर्वर चलेगा। क्या चलेगा? एपीआई सर्वर। ठीक है। अभी कंटेनर एक पॉड के अंदर जाएगा। ठीक है, किसके अंदर जाएगा? पीओडी पॉड के अंदर। तो अंदर कंटेनर है, वो किसके अंदर है? पीओडी पॉड। अभी बताऊंगा पॉड क्या होता है। अब हुआ क्या कंटेनर के अंदर, होता क्या? कंटेनर इज नथिंग, मैंने क्या पढ़ाया आपको कल? जस्ट पार्ट ऑफ द लिनक्स प्रोसेस, मतलब एक प्रोसेस बना, उस प्रोसेस के अंदर नंबर ऑफ नेम स्पेसेस बन गए। ठीक है, उसी को हम लोग कंटेनर कह रहे हैं। तो वो चीज बैकएंड में हो गई अंदर। ऐसी क्या होगी? दूसरी एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर होगी ऐसी, डेटाबेस। क्या होगी? ईटीसीटी डाटा। ठीक है। अब ये भी जाएगा किसके अंदर? पीओडी पॉड के अंदर। कहाँ जाएगा? पीओडी पॉड के अंदर। उसके बाद क्या हो रहा है? शेड्यूलर। क्या? शेड्यूलर। ये भी किसके अंदर जाएगा? पीओडी पॉड के अंदर। इसके बाद कंट्रोलर। ये भी जा रहा कहाँ? पीओडी पॉड के अंदर। अपने आप बनेगा सर, अपने आप। ठीक है, ये बना। अब इनका यूज केस क्या है? अब फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो कि आपका ये सब कुछ रेडी हो गया। ठीक है, मतलब वर्कर नोट्स भी रेडी हो गए, मास्टर नोट्स भी रेडी हो गए। अब आप इनका यूज केस देखो। अब आप कमांड मारते हो, कुबरटिस की कमांड है, क्यूब सीटीएल। मैं कहीं से भी बैठ के मार रहा हूं, मान लो मास्टर नोट में बैठ के मार रहा हूं। मैंने बोला रन, मैंने बोला यहां पर नाम दिया माई हाइफन फर्स्ट पॉड हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एंजिनिक्स। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि यार एक एंजिनिक्स नाम का कंटेनर बनाते हैं, उसके ऊपर एक पॉड बनेगा। ठीक है, तो ये माई फर्स्ट नाम का एक पॉड बनेगा जिसके अंदर कंटेनर रहेगा, उसके अंदर इमेज क्या रहेगी? एंजिनिक्स लोड हो जाए। ये मैंने, आपने पहले कभी इसको यूज भी किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसे समझ लो क्लस्टर रेडी होने के बाद मैं एक पॉड बनाने जा रहा हूं। तो जब मैं ये कमांड रन करूंगा तो होगा क्या दोस्तों? होगा क्या? ये समझ जाओ, ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। होगा क्या? होगा क्या? सबसे पहले देखेगा कि ये कमांड मैं किधर से बैठ के रन कर रहा हूं। क्या? किधर से बैठ के? क्या मैं अपने पर्सनल लैपटॉप से बैठ के रन कर रहा हूँ? क्या मैं क्लस्टर के अंदर मास्टर नोड पे लॉगिन करके कर रहा हूँ? क्या वर्कर नोड पे कर रहा हूँ? कहाँ पे बैठ के कर रहा हूँ? जहां पे भी बैठ के कर रहे हो, मिनिमम चीजें क्या चाहिए? सबसे पहले मिनिमम चीजें चाहिए। आप अगर अपने पर्सनल लैपटॉप से भी बैठ के रन कर रहे हो दोस्तों, तो सबसे पहले आप कमांड क्या रन कर रहे हो? क्यूब सीटीएल। तो इसका मतलब आपके सिस्टम पे क्यूब सीटीएल नाम का सॉफ्टवेयर लोड होना चाहिए, पैकेज लोड होना चाहिए। नहीं, अगर ये सॉफ्टवेयर लोड नहीं होगा तो आपको पहले ही बोल देगा कमांड नॉट फंड। ठीक है, मान लो क्यूब सीटीएल नाम का सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पे लोड है। अब क्या होगा? अब ये क्या करेगा? क्या करेगा बताओ? बोलो बोलो बोलो। ना 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 ना। अब आपके पास आपका जो लैपटॉप है, आप जहां अपने लैपटॉप में बैठ के काम कर रहे हो, तो ये क्या करेगा? आपके लैपटॉप के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट कॉन्फ़िग नाम की, होम डायरेक्टरी के अंदर डॉट क्यूब नाम के फोल्डर के अंदर कॉन्फ़िग नाम की फाइल को ढूंढेगा। कॉन्फ़िग नाम की फाइल,
क्यों ढूंढता है? क्योंकि कॉन्फ़िग नाम की फाइल के अंदर क्या होता है, एपीआई सर्वर का एड्रेस लिखा होगा। एपीआई सर्वर, जैसे ये एपीआई सर्वर है, ये एपीआई सर्वर है, तो इसका एक एड्रेस होता है, आईपी होती है 172 डॉट लाइक एक्स वाई जेड। जैसे कि मान लो अगर मैं देखूं, ये मेरे पास क्लस्टर है, ये रेडी टू मूव क्लस्टर है। ठीक है। अब देखो, मैं अभी मास्टर पे बैठा हूं, मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर यहां गया। देखो कॉन्फ़िग नाम की फाइल है। अगर मैं इस कॉन्फ़िग नाम की फाइल को खोलूं, तो इसके अंदर देखो ये एपीआई सर्वर का एड्रेस है, दिख रहा है, ये एपीआई सर्वर का एड्रेस है। तो मतलब अगर मैं इस यहाँ पे बैठ के कमांड क्या रन करता हूँ, क्यूब सीटीएल गेट नोड। ठीक है, यहाँ पे बैठ के मैं कमांड रन करता हूँ क्यूब सीटीएल, क्या कमांड रन कर रहा मैं, क्यूब सीटीएल रन टेस्ट हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। ये रन हो गई। अगर मैं यहाँ चला जाऊं और यहां से ये फाइल उड़ा दूं ना, अब देखना क्या होगा। फाइल उड़ा दिया मैंने, अब देखो क्या होगा। अब मैं कमांड रन करता हूँ क्यूब सीटीएल रन संजय टाइगर हाइफन हाइफन इमेज इक्वल टू एनजिनिक्स। क्या हुआ यहाँ पर, एरर दे दिया। क्या बोला, एरर फेंक दिया। क्या बोल रहा है यहाँ पर देखो, कुड नॉट गेट करंट सर्वर एपीआई। अब मतलब उस फाइल को रीड कर रहा है, लेकिन उस लोकेशन पे जा रहा है, वो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही उसे, वो मिल ही नहीं पा रहा उसको एपीआई सर्वर। ठीक है। अगर मैं यहां पर अपने सिस्टम से क्यूबलेट का पैकेज हटा दूं, तो मुझे सीधा पहले पहले क्या बोलेगा, कमांड नॉट, कमांड ही नहीं चल रही, यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। लेकिन कमांड चल गई है, बट एरर क्या दे रहा है, वो फाइल नहीं मिल पा रही, नहीं मिल पा रही। मेरे पास वो फाइल पड़ी हुई है, इस पाथ पे पड़ी रहती है मेरे पास, ईटीसी क्यूबरनेटिस के अंदर admin.com। मैंने इसको उठा के वापस से क्या किया, इसको मैंने कॉन्फ़िग नाम से रीनेम कर लिया। तो पीडब्ल्यूडी मैंने किया, सीपी क्यूब के अंदर, एक मिनट में, ये लो आ गई फाइल। जैसी फाइल आ गई, अब मैं रन करता हूँ, देखो चल गई ना। तो समझना क्या है, नॉट ओनली एपीआई सर्वर का आईपी एड्रेस, नॉट ओनली एपीआई सर्वर का एड्रेस, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ है, ये बताता हूँ धीरे धीरे। ठीक है। तो नॉट ओनली सर, इसके अंदर एपीआई सर्वर का आईपी नहीं है, बहुत कुछ है, वेट करो, धीरे धीरे समझते जाओ। तो इसने क्या किया, एपीआई सर्वर की आईपी को, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर क्या किया उसने, एपीआई सर्वर की आईपी को फाइंड किया। ठीक है, क्या एपीआई सर्वर की फिलहाल अगर आईपी हम लोग देखें तो क्या मिला हमें, कैट, रन, ये मिला उसे। तो इसका मतलब सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये है कि मान लो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर ये एड्रेस मिल जाता है, तो अब मैटर करता है कि आपका लैपटॉप इस एड्रेस से पिंग कर रहा है, क्या कर रहा है, पिंग हो रहा है। तो पिंग होना भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने आपको जो भी लैपटॉप दिया होगा, ठीक है, आप जिस भी नेटवर्क में बैठे होगे, तो कंपनी का काम है कि भाई कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। अगर आप आउट ऑफ ऑफिस बैठे हो, तो कंपनी आपको वीपीएन वगैरह दे रखी है जो इंटरनल कनेक्टिविटी बनाने के लिए। ठीक है, मिल गया एपीआई का एड्रेस, अच्छा हुआ, एपीआई का एड्रेस मिल गया। अब एड्रेस मिलने के बाद वो क्या चेक करेगा, जब आप इस एड्रेस को हिट करोगे आपके लैपटॉप से, तो चेक करेगा क्या, ऑथेंटिकेशन।
एथोराइजेशन, एडमिशन कंट्रोल, स्कीमा वैलिडेशन, ये चीजें चेक करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप एपीआई से कनेक्ट हो जाए। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या हुआ? आप एड्रेस से कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन आपकी तो है, लेकिन क्या आप एपीआई सर्वर के अंदर जाने का राइट्स है, ऑथेंटिकेट हो? तो ऑथेंटिकेशन के लिए अब क्या चाहिए? अब चाहिए यहां पर क्या? यूजर नेम। क्या चाहिए? यूजर नेम। क्या चाहिए? यूजर नेम। तो इस कॉन्फ़िग फाइल के अंदर यूजर नेम भी लिखा होता है। ये देखो, क्यूबोडिस एडमिन। क्या लिखा हुआ है? क्यूबोडिस एडमिन। अगर ये यूजर नेम नहीं होगा तो भी आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे। तो कॉन्फ़िग फाइल के अंदर अभी फिलहाल यूजर नेम भी लिखा हुआ है। अब यूजर नेम तो लिखा है, लेकिन पासवर्ड भी तो होना चाहिए। अब पासवर्ड के लिए क्या चाहिए? तो पासवर्ड के लिए ये लोग सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। क्या? सर्टिफिकेट बेस्ड। तो ये रहा आपकी सर्टिफिकेट। ये रही, देखो, की एंड सर्टिफिकेट। और इस सर्टिफिकेट को साइन किसने किया? सीए ने। उसका भी सर्टिफिकेट। तो ये चीजें भी वैलिड होनी चाहिए। अब ये चीजें वैलिड थी। जब ये इतनी चीजें वैलिड है, यूजर नेम एंड सर्टिफिकेट सब कुछ वैलिड है, तब जाकर आप एपीआई से ऑथेंटिकेट हो पाओगे। हाँ भाई, आप वैलिड पर्सन हो, आ जाओ। अब आप वैलिड हो, अंदर तो चले गए, लेकिन अंदर जाने के बाद इंटायर द क्लस्टर के अंदर अब बात आती है एथोराइजेशन की। कि आप ऑथेंटिकेट तो हो चुके हो, बट आप करने क्या आए हो? क्या आप रिसोर्सेज को डिलीट करने आ रहे हो? क्या आप क्रिएट करने आ रहे हो? क्या मॉडिफाइड करने आ रहे हो? क्या पर्टिकुलर चीजों को क्या इधर उधर करने आ रहे हो? क्या करने आ रहे हो? तो जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको उतना ही अथोराइजेशन दिया जाता है। मान लो मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अंदर जाने के बाद पॉड को लिस्ट करना है, कंटेनर को लिस्ट करना है, और उसके बाद बाहर आना। मेरे पास राइट्स नहीं है कि कोई पॉड बना सको, मेरे पास राइट्स नहीं नहीं है कि कोई पॉड डिलीट कर सको। तो मेरे पास एथोराइज नहीं है। अथेंटिकेट तो हो चुका हूं, बट एथोराइजेशन में सिर्फ मुझे पॉड लिस्टिंग का लेवल का परमिशन दिया गया। समझ आ गई? पहला क्या हुआ? ऑथेंटिकेशन। दूसरा क्या हुआ? एथोराइजेशन। एथोराइजेशन, जो भी क्यूबरनेटिस की एडमिन टीम होगी, वो आपको जिस लेवल का एथोराइज करेगी, आप उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है? ये एथोराइजेशन सेट कैसे करते हैं? क्यूबरनेटिस में एक रिसोर्स होता है आरबैक, उसके थ्रू हम सारी चीजें करते हैं। तो कंपनी के अंदर कोई किसी किसी बंदे की जो जॉब होती है क्यूबरनेटिस के अंदर, वो इसी डिपार्टमेंट में होती है। कि जितने भी नए क्यूबरनेटिस एडमिन बंदे ज्वाइन हो रहे होते हैं, इंजीनियर बंदे, जब वो क्लस्टर पे काम करने के लिए जाते हैं, तो उनको ऑथेंटिकेशन के लिए प्रोफाइल जनरेट करके देना, उनको जिस डोमेन के लिए वो आए हुए हैं उसके ऊपर उन्हें एथोराइज करना, और जब वो छोड़ के जाएंगे तो उनकी सारी चीजें रिमूव करना, लाइक दिस। समझ आई मेरी बात यहां पर? इतना, किसी को डाउट? हम्म। हाँ, तो कर सकता है सर, बिल्कुल कर सकता है। इसके बाद आता है एडमिशन कंट्रोल। ठीक है? एडमिशन कंट्रोल का काम होता है कि ठीक है, आपको ऑथेंटिकेशन भी है, अथोराइजेशन भी है, लेकिन एडमिशन कंट्रोल में मैंने कोई टाइम पीरियड डाल रखा है आपके लिए, कि इस टाइम पीरियड पे ही आप आ सकते हैं। हम्म। ये रूट है। हम कंपनी में यूजर का अलग अलग बनाएंगे। जैसे आपका नाम क्या है? तो मैं आपके लिए शकील नाम का यूजर बना के रखूँ। मैं आपके लिए अलग सर्टिफिकेट बनाऊंगा। मैं आपके लिए अलग से सर्टिफिकेट, आपका यूजर नेम अलग होगा, अलग बनाऊंगा शकील नाम का। ठीक है? आपके लिए अलग कॉन्फ़िग फाइल बना के दूंगा। आपको जो कॉन्फ़िग फाइल दूंगा उसके अंदर आपको शकील नाम का यूजर दिखाई देगा, उसके अंदर आपका सर्टिफिकेट दिखाई देगा। और परमिशन मैं आपको उतना ही दूंगा जितना आप मेरे को आप क्लस्टर के अंदर आपसे काम करवाना है, उससे ज्यादा दूंगा ही नहीं मैं आपको। राइट, ये हम किसी को देते भी नहीं सर। ये इवन इवन कंपनी के अंदर जो मेन बंदा होगा ना, जो कुबरनेटिस क्लस्टर को मैनेज कर रहा होगा, जो मेन बंदा होगा, वो भी इस फाइल को यूज नहीं करता है। वो भी इसको साइड रखता है, वो भी अपने लिए एक यूजर बनाता है। ठीक है? वो भी अपना आईडी से लॉगिन करेगा, और जो उसको काम करना है उस लेवल का अपने पास एडमिन लेवल की राइट्स लेके रखता है।
जैसे यहाँ पर बहुत सारे, मैं आपको दिखाऊं, क्यूब सीटीएल, गेट, क्लस्टर, रोल बने हुए हैं देखो। जैसे ये देखो बाय डिफॉल्ट रूल है, तो देखो क्लस्टर एडमिन तो अपने लिए एक यूजर बनाएगा और अपने ऊपर ये रोल ले लेगा क्लस्टर एडमिन का। तो जो मेजर मेजर चीजें वो अपना कर सकता है, फुल हम किसी को देते ही नहीं है कभी भी। कौन सी? क्या नाम है आपका? सर ये मास्टर वर्कर पे डिपेंड नहीं करता है, आप किधर बैठ के कमांड रन कर रहे हो उधर रहेगी ना सर। वो ये आप अपनी पेन ड्राइव में जेब में रख के घूमते रहो, क्या फर्क पड़ता है? मैं कल कहीं गया, कहीं साइबर कैफे में लगा के वहां से काम करने लगूंगा। कॉन्फ़िग फाइल के अंदर है क्या? बेसिकली एपीआई का एड्रेस है और यूजर नेम है, एपीआई से कनेक्शन बनाने के लिए ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन है, और क्या है इसके अंदर? क्लियर? तो क्या हुआ यहाँ पर देखो, अब ऑथेंटिकेशन एथोराइजेशन के बाद चेक होता है क्या आपका एडमिशन कंट्रोल, कि आपके ऊपर कोई पॉलिसी तो नहीं लगी हुई कि भाई ये सिर्फ ऑफिशियल टाइम पर आ सकता है। ऑफिस टाइम 10 से 5 है तो 10 से 5, ऐसा नहीं कि घर जाने के बाद भी है। लाइक ये तीन होने के बाद अब चेक होता है स्कीमा वैलिडेशन। स्कीमा वैलिडेशन का मतलब क्या हुआ? स्कीमा वैलिडेशन का मतलब होता है कि भाई आप कोई सिंटेक्स मिस्टेक तो नहीं करते, सब कुछ सही होगा तब आपका एपीआई के साथ कनेक्शन बनेगा। सब कुछ ठीक होने के बाद आपका एपीआई के साथ कनेक्शन बनेगा। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? किसी को कोई डाउट, कोई मसला? क्या क्या क्या? हाँ हाँ, एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर है ये। एपीआई सर्वर का पोर्ट नंबर यही है, इसलिए यही रखा हुआ है। अगर चेंज करते हो तो चेंज रहेगा, चेंज किया जा सकता है ना? हर चीज चेंज की जा सकती है, ये तो डिफॉल्ट की बात हो रही है। क्लियर? ग्लोबली मतलब? हम्म, आपके कुबरनेटिस, आपके क्लस्टर के एपीआई से रहेगी, अदर किसी से नहीं रहेगी। हम्म, उससे लिंक रहेगी। उस केस में फिर हम लोड बैलेंसर भी लगाएंगे ना, तो हम यहाँ पर एपीआई का एड्रेस नहीं डालेंगे, फिर वो लोड बैलेंसर का एड्रेस रहेगा, वो लोड बैलेंसर रीडायरेक्ट करेगा। पहले वन एपीआई सर्वर को देगा, फिर दूसरी एपीआई सर्वर को देगा। वो लाइक डिपेंड करता है कि आप किसी एपीआई सर्वर को एक्टिव पैसिव रख रहे हो, क्या रख रहे हो, फिर आगे की बात होती है। मल्टीपल भी है, मल्टीपल मल्टीपल भी लगाते हैं। हम्म, मल्टीपल्स भी लगाते हैं, ठीक है। चल, यहाँ तक क्लियर सभी को? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सिंटेक्स चेक करेगा ना कि भाई आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की, क्यों यहाँ पर कुछ इधर उधर तो नहीं लिख दिया, लाइक पैरामीटर इधर उधर तो नहीं लिख दिया। हाँ, अब यहां पर देखो, अब सब कुछ ओके हो गया। सब कुछ ओके होने के बाद एपीआई के पास आया, एपीआई क्या करेगा? एपीआई डेटाबेस को देगा। किसको देगा? डेटाबेस।
डेटाबेस क्या करेगा, उस वो की वैल्यू पेयर में एंट्री कर लेगा। ठीक है, की वैल्यू पेयर में एंट्री कर लेगा। जैसे पॉड बन रहा है तो पीओडी पॉड इक्वल टू उसका नाम, फिर नीचे पीओडी पॉड आईपी इक्वल टू ब्लैंक छोड़ देगा, क्योंकि अभी आईपी मिली नहीं है उसको। ठीक है, पीओडी पॉड इक्वल टू किस नोड में गया है अभी वो इंफॉर्मेशन इसके पास नहीं, उसको ब्लैंक छोड़ देगा। तो जितनी इंफॉर्मेशन है उतनी लिख लेगा, बाकी वो ब्लैंक छोड़ देगा। डेटाबेस में राइट हो गया। राइट होने के बाद डेटाबेस वापस एपीआई को बता देगा। एपीआई को बताने के बाद अब एपीआई क्या करता है, शेड्यूलर नाम के कंपोनेंट्स को देता है कि आप डिसीजन लीजिए कि ये जो पॉड है, ये जो कंटेनर है, ये कौन से नोड में क्रिएट होना है, डिसीजन लीजिए। तो शेड्यूलर का काम होता है डिसीजन लेना। वो देखता है कि कौन सा नोड हेल्दी है, कौन सा नोड परफेक्ट है, कौन से नोड में से बनाना चाहिए, कौन से नोड में नहीं बनाना। कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको देखकर वो डिसीजन लेते। ठीक है, जिस भी पैरामीटर, जो भी पैरामीटर होता है हम लोग आगे देखेंगे, जिस भी पैरामीटर के बेस पे उसने डिसीजन लेगा वो वहीं पर जाकर बनेगा। मान लो शेड्यूलर ने डिसीजन लिया नोड 3 में, तो एपीआई को बता देगा नोड 3 ओके है। अब एपीआई क्या करेगा, कंट्रोलर के पास आएगा, कंट्रोलर मैनेजर के पास, और कंट्रोलर मैनेजर को कहेगा कि नोड 3 में आप ये चीजें बनाइए, पॉड बनाइए, कंटेनर बनाइए। तो कंट्रोलर क्या करेगा, अब कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर नहीं जाएगा वहां बनाने। कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोलर बोलेगा क्यूबलेट को, क्यूबलेट एजेंट है, क्यूबलेट को बोलेगा। ठीक है, किसको बोलेगा, क्यूबलेट। तो ये क्यूबलेट इस क्यूबलेट को बोलेगा, क्योंकि यहां पर भी एक क्यूबलेट एजेंट चल रहा है, इस क्यूबलेट को बोलेगा। किसको बोलेगा, इस क्यूबलेट को बोलेगा। अब ये क्यूबलेट क्या करेगा, ये क्यूबलेट क्या करेगा, ये क्यूबलेट देखेगा इस नोड के अंदर कंटेनर रन टाइम इंजन कौन सा है। ठीक है, जो भी कंटेनर रन टाइम इंजन है, जैसे मान लो कंटेनर डी रन टाइम इंजन है, तो कंटेनर डी को बोलेगा, कंटेनर डी। अब कंटेनर डी क्या करेगा, अब कंटेनर डी अपना काम करना स्टार्ट करेगा। क्या काम स्टार्ट करेगा, जाएगा इमेज पुल करके लाएगा। ठीक है, फिर उसको डिप्लॉय करेगा यहां पर, क्या करेगा, कंटेनर्स बनाएगा। ठीक है, फिर क्यूबलेट क्या करेगा, पीओडी पॉड बनाएगा। क्या बनाएगा, पीओडी पॉड। फिर पीओडी पॉड बन गया, पॉड बनने के बाद अब क्या होगा, अब पॉड को आईपी चाहिए। तो अब क्यूबलेट क्या करेगा, क्यूबलेट देखेगा कि क्लस्टर के अंदर आपका सीएनआई चल रहा है, कंटेनर रन, कंटेनर नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, तो सीएनआई को बोलेगा, जो भी सीएनआई चल रहा है, अभी सीएनआई क्या होता है बाद में पढ़ाऊंगा, इतना समझ लो नेटवर्किंग का पार्ट है। सीएनआई को बोलेगा। अब सीएनआई क्या करेगा, सीएनआई एक इंटरफेस क्रिएट करेगा ETH 0, जो भी डिफाइन है। और वो ETH 0 इंटरफेस क्या करेगा, पीओडी पॉड को अटैच कर देगा पीओडी पॉड में, और एक आईपी इसको देगा जो भी सीएनआई पे आपने सबने डिफाइन किया है। ये तो फिजिकल नेटवर्किंग का आईपी है। पॉड को आईपी मिलने के लिए अलग सीआईडीआर होता है। मान लो मैंने पॉड को आईपी मिलने के लिए ये वाली सीआईडीआर डिफाइन की है सीएनआई को। ठीक है, ये वाली सीआईडीआर डिफाइन की है सीएनआई को। तो इसमें से, इसी पूल में से एक आईपी ETH 0 को दे देगा, 192.168.1.4, मान लो ये आईपी। तो इस तरीके से हमारे पॉड को भी आईपी मिल जाती है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पॉड को भी आईपी मिल जाती है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो वापस कंट्रोलर मैनेजर आता है और उसको फिर एपीआई को बता देता है। एपीआई क्या करता है, एपीआई वापस डेटाबेस को बोलता है कि जो इंफॉर्मेशन बची हुई थी वो ये लो, पकड़ो। जैसे पॉड की आईपी नहीं थी, आईपी दे दिया, पॉड कहाँ बना है वो दे दिया। उसके बाद एपीआई डेटाबेस अपने अंदर की वैल्यू पेयर में सारी इंफॉर्मेशन फुलफिल कर लेता है। देन आपका पॉड इस तरीके से चलने लगता है। फिर बाद में आप कभी भी कमांड मारते हो कि मुझे पॉड दिखाओ, तो एपीआई के पास आता है, एपीआई से डेटाबेस पे आ जाता है, डेटाबेस के पास वो चीजें पड़ी हुई आपको लिस्ट करके दिखा देता है। ये चलता है प्रोसेस। यहां तक क्लियर। वीडियोस आप रिपीट करना, सुना करो ध्यान से, मैं लाइन कभी मेरी ब्रेक नहीं होती है।
और किसी को डाउट यहाँ पे? हम्म। वर्चुअल वर्चुअल नेटवर्किंग बोले तो सीएनआई वो अलग चीजें हैं। पॉड की आईपी अलग होती हैं, पॉड लेवल का नेटवर्किंग हम अलग सेट करते हैं, फिजिकल नेटवर्किंग हम अलग सेट करते हैं। ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये? कंट्रोलर मैनेजर फिर से पूछ रहे थे। किसका क्वेश्चन था ये? ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है? तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, ठीक है? कल करेंगे इसके आगे। जी जी, बताएंगे बताएंगे। ओके। हार्डवेयर भी कवर करेंगे, सब पूरा मास्टर लेवल की ट्रेनिंग है सर ये। ऐसी ट्रेनिंग पूरे वर्ल्ड में आपको कहीं नहीं मिली होगी। पर ध्यान से सुनना है आपको हर चीज, एक एक लाइन। जी बताएं। 3 मंथ मिनिमम तो है ही एजेंडा, 3 मंथ। हमारी ट्रेनिंग 3 मंथ चलेगी सर। तो आपका फिर 20 तारीख में तो नहीं हो पाएगा। हाँ, वीक में 4 दिन। ठीक है। ओके मोशन। क्या बोल रहे हो? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। मेंबरशिप आप लेने के बाद आपको रिकॉर्डिंग वहीं पे मिलेगी। जो रिकॉर्डिंग आपको कल जहाँ पे मिली थी, आज भी वहीं पे रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा, बट वो आपको मेंबरशिप लेना होगा, देन उसके बाद आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। मेंबरशिप के लिए आपको यहाँ पे जाना है, यूट्यूब पे जाना है। और सबसे पहले आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो मेरा। ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब करना है। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन बटन में जाना है, और ज्वाइन बटन में जाने के बाद ये वाला मेंबरशिप आपको लेना है, क्यूबरनेटिस। ठीक है। तो ये मेंबरशिप 799 का है। इसके अंदर आपको क्या क्या कोर्सेस मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर आप पूरा क्यूबरनेटिस मास्टर लेवल की वीडियोस देख सकते हो, जिसके अंदर आपको आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस आपको प्रीवियस बैच का सीके मिलेगा। तो अगर किसी को जल्दी बैच खत्म करना है अपना, तो आप ये रिकॉर्डिंग देख के भी कर सकते हो। सीकेएस आपको मिल जाएगा, सीकेडी आपको मिल जाएगा, प्लस आपको ईकेएस मिलेगा, एकेएस मिलेगा, एंड जीकेई एंड ओपन सिप। ये सारी चीजें आपको इस मेंबरशिप में, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, प्लस आपकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी। जी बोले। यस, 799 पर मंथ। ओके सर, मोस्ट वेलकम। यस। राइट, बैच आपका एनरोलमेंट 390। चलो, फिर हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ओके बाय।